अच्छा, तो एनालिटिकली चीज़ों को कंप्यूट करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वन जॉइंट एट अ टाइम। ठीक है, हम एक जॉइंट के लिए अपना सिस्टम डेवलप करते हैं और फिर हम देखते हैं कि उस एक जॉइंट का क्या इफेक्ट होता है, एक जॉइंट की मूवमेंट का क्या इफेक्ट होता है एंड इफेक्टर की मूवमेंट पर, और उसके लिए मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करते हैं और उसको हम एक्सटेंड करेंगे टू इनकॉर्पोरेट जो वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं या मूवमेंट कंपोनेंट्स हैं ड्यू टू अदर जॉइंट्स, और उन सबको हम कंपोज करके ओवरऑल न्यूमेरिकली अपना रिजल्ट कंप्यूट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरे पास एक सर्टेन जॉइंट है, जॉइंट जे। ठीक है, मल्टीपल जॉइंट्स हैं मेरे रोबोट में, उसमें से एक जॉइंट मैंने चूज़ कर लिया आर्बिट्रेरीली और उसका नाम मैंने कहा, उसका नंबर है जॉइंट जे। ठीक है, तो उसके साथ एक लिंक अटैच्ड है। ठीक है, और उस लिंक के बाद हो सकता है और भी लिंक्स अटैच्ड हों, और उसके बाद फिर आखिरी लिंक के साथ हमारे पास एंड इफेक्टर अटैच्ड है। ठीक हो गया, और हम ये करना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ट्रांसफॉर्म ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जे, तो हम हर चीज़ न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हैं गिवन कि हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म्स हों। अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू द बेस गिवन है, इसी तरह अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्म ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि हम ट्रांसफॉर्म कंप्यूट कर सकते हैं फ्रॉम जे टू एंड इफेक्टर। ठीक है, पोस्ट ग्राफ आपने पढ़ा हुआ है। तो जब ये चीज़ें हमें न्यूमेरिकली गिवन है, तो इसका मतलब ये है कि हम जैकोबियन को भी न्यूमेरिकली कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हमने देखना ये, कंसिडर ये करना है कि जैसे जैसे ये जॉइंट मूव करेगा उसका क्या इफेक्ट होगा एंड इफेक्टर की मूवमेंट पर। ठीक है, आप कंसिडर करें एक रोबोट जिसके अंदर मल्टीपल जॉइंट्स हैं और मल्टीपल लिंक्स हैं। अब सारे जॉइंट्स को एक लम्हे के लिए स्टेशनरी कर दें, कोई जॉइंट मूव ना कर रहा हो, और इनमें से एक जॉइंट को किसी वक्त आप मूव करें। जब किसी एक जॉइंट को मूव करेंगे तो उसकी वजह से एंड इफेक्टर के अंदर कोई मूवमेंट आएगी। ठीक है, इस जॉइंट की वजह से, जॉइंट जे की मूवमेंट की वजह से इस एंड इफेक्टर के अंदर कोई मूवमेंट इंड्यूस होगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि ये कंप्यूट करना चाह रहे हैं मैथमेटिकली कि अगर हमारे पास जॉइंट जे एक सर्टेन तरह से मूव करता है तो उसका इफेक्ट एंड इफेक्टर की मूवमेंट पे क्या होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास जॉइंट जे जो है ये एक लेट्स से कि रेवोल्यूट जॉइंट है। तो अगर रेवोल्यूट जॉइंट होगा तो इसके अंदर सिर्फ एक मूवमेंट होगी, एक रोटेशन अराउंड द लोकल जी एक्सिस। अगर एक प्रिज्मेटिक जॉइंट है तो उसके अंदर ट्रांसलेशन अलोंग द लोकल जी एक्सिस होगी। हम लोग अभी फ़िलहाल फोकस करेंगे उस केस पे जबकि हमारे पास सारे जॉइंट्स रेवोल्यूट जॉइंट्स हैं। ठीक है, और उसके लिए हम लोग एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप करेंगे, लेकिन ये मैथमेटिकल फ्रेमवर्क जेनेरिक होगा, इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास जॉइंट्स प्रिज्मेटिक हो। ठीक हो गया। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो एंड इफेक्टर की वेलोसिटी है वो हमें वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम में गिवन हो, में हम कंप्यूट करें। ठीक है, तो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि इफ़ वी आर गिवन, हम ये कंप्यूट करना चाह रहे हैं कि इफ़ वी आर गिवन if the velocity of the end effect if velocity of a certain joint j is given, ठीक है, अगर मेरे पास जॉइंट j की वेलोसिटी गिवन है तो मैं कंप्यूट करना चाह रहा हूं एंड इफेक्टर की वेलोसिटी। ठीक है, और इस वक्त हम अज्यूम कर सकते हैं जब हम एक जॉइंट का इफेक्ट कंप्यूट करना, एक जॉइंट का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं ऑन द वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर, तो हम इग्नोर कर सकते हैं कि दरमियान में कितने लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं। हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि अगर एक वक्त में एक जॉइंट मूव कर रहा है, बाकी सारे जॉइंट स्टेशनरी हैं, तो ये एक रिजिड बॉडी है, दरमियान में सारे जॉइंट्स स्टेशनरी हैं, कोई जॉइंट मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सारे लिंक स्टेशनरी हैं, फिक्स्ड हैं। तो हमारे पास ये जो कंप्लीट
रोबोटिक आर्म है इस जॉइंट से लेके एंड इफेक्टर तक, इसको हम अज्यूम कर सकते हैं कि एक रिजिड बॉडी है। अब इसके अंदर जो भी मूवमेंट होगी इस जॉइंट के अंदर, वो एक एंड इफेक्टर के अंदर कोई मूवमेंट इंड्यूस करेगी, और वो मूवमेंट हम यहाँ पर कंप्यूट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसका एक जेनेरिक केस डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारे पास चीज़ें, जब ये पूरी चीज़ हमारे पास एक रिजिड बॉडी की फॉर्म में है। ठीक है, लेट्स से कि हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है जो यहाँ पर ड्रॉ की हुई है, और इसके अंदर दो पॉइंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए के साथ एक कोऑर्डिनेट फ्रेम ए हमने अटैच किया हुआ है, पॉइंट बी के साथ एक और कोऑर्डिनेट फ्रेम बी अटैच किया हुआ है हमने। ये जो रेड कलर के वेक्टर्स हैं ये हमें बता रहे हैं कि अगर हमारा पॉइंट ए ये मूव करता है विद अ वेलोसिटी वी ए एक्सप्रेस्ड इन इट्स ओन कोऑर्डिनेट फ्रेम ए, तो दिस विल इंड्यूस अ वेलोसिटी इन बी, और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी इन इट्स ओन कोऑर्डिनेट फ्रेम बी। तो चूंकि ये एक रिजिड बॉडी है और इनके दरमियान की ट्रांसफॉर्मेशन हमें मालूम है, जो चीज़ हमें मालूम है वो इनके आपस की ट्रांसफॉर्मेशन है। हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज़ गिवन एज, इसके अंदर एक रोटेशनल कंपोनेंट है, रोटेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और इसके अंदर एक ट्रांसलेशनल कंपोनेंट है, ट्रांसलेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और ये होमोजीनियस नोटेशन में हमने इसको एक्सप्रेस किया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। और हमें क्या चीज़ गिवन है, हम बिल्कुल जनरल केस कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ ए इन कोऑर्डिनेट फ्रेम ए है उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए 6 वेक्टर। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास 6 वेलोसिटीज़ होंगी, एक्स डॉट, वाई डॉट, जी डॉट, ये तो 3 ट्रांसलेशनल कंपोनेंट्स की वेलोसिटीज़ आ गई, और इसको मैं थोड़ा सा नीट करके ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि हमें इसको आगे भी यूज़ करना होगा बार बार। ठीक है, तो इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम ए, उसके अंदर 3 कंपोनेंट्स तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जी डायरेक्शन हो गई, और 3 रोटेशनल वेलोसिटीज़ होंगी जिनको हम यहाँ पर लेट्स से ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का वेक्टर है, वेलोसिटी ऑफ ए, ये जो चीज़ गिवन है एक्सप्रेस्ड इन ए, और ए और बी के दरमियान जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हमें मालूम है। तो बाय डेफिनेशन एक फॉर्मूला है जिसके तहत ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम ए। ये रिजिड बॉडी के अंदर वेलोसिटी कन्वर्जन का फॉर्मूला है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अगर एग्ज़ाम में कभी आया तो आपको गिवन होगा। अभी ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हैं, इसलिए अब फ़िलहाल एग्ज़ाम के बारे में आप ना सोचें। तो हम क्या चीज़ निकालना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी इन कोऑर्डिनेट फ्रेम बी। ये चीज़ हमारे लिए अभी अननोन है। तो जो रिजिड बॉडी वेलोसिटी कन्वर्जन का फॉर्मूला है वो इन दो चीज़ों को इस तरह से आपस में रिलेट करता है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बी इन कोऑर्डिनेट फ्रेम बी इज़ इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है 6x6 का जो मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। ठीक है, इस 6x6 मैट्रिक्स के अंदर जो टॉप के एलिमेंट्स हैं
वो हमें रोटेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और यहाँ पर रोटेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी टाइम्स द स्क्यू मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, और ये वाला कॉर्नर सारा ज़ीरो है, और यहाँ पर हमारे पास 3x3 की एक और मैट्रिक्स है, रोटेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. This whole matrix multiplied by the velocity of A, ठीक है, ये velocity of A इन कोऑर्डिनेट फ्रेम A है, ठीक है जी, ये ऊपर हमने लिखी हुई है, ये सेम वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो velocity of B इन कोऑर्डिनेट फ्रेम B है, ये भी असल में एक 6x1 का वेक्टर है, ठीक है, और जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये चीज़ लेफ़्ट पर आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसके अंदर एक x के अलॉन्ग वेलोसिटी का, एक y के अलॉन्ग और एक z के अलॉन्ग वेलोसिटी का कंपोनेंट है, और इसी तरह इसके अंदर रोटेशनल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं अबाउट x एक्सिस, अबाउट द y एक्सिस एंड अबाउट द z एक्सिस। इसी तरह ये जो वेलोसिटी ऑफ b इन कोऑर्डिनेट फ्रेम b है, इसके अंदर भी यही 6 वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट 6 वैल्यूज़, लेकिन x y z के अंदर वेलोसिटीज़, और इसी तरह ओमेगा x, ओमेगा y और ओमेगा z इनको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या हो रहा है, इसको ज़रा समझ लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a गिवन है, इसके अंदर रोटेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a गिवन है। इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाला रोटेशन इन्वर्ट हो गई है, और रोटेशन मैट्रिक्स को इन्वर्ट करना आपको पता है कि हम इसका सिर्फ ट्रांसपोज ले लें तो उसका इन्वर्स निकल आता है। इसकी प्रॉपर्टी है रोटेशन मैट्रिक्स की कि जब इसका आप इन्वर्स लेते हैं, जब इसका आप ट्रांसपोज लेते हैं, तो दैट इज़ इट्स इन्वर्स। और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रही है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ, जिसको भी हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि ये क्या चीज़ है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है। इसके अंदर यहाँ पे ये कुछ टर्म्स ज़ीरो हैं, जिसको एक बड़े से ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसको ज़रा अगर समझने की कोशिश करते हैं, इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि हमारे पास ये जो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट फ्रेम b आ रही है, इसके अंदर जो इसका रोटेशनल कंपोनेंट्स हैं ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z, ये सोली डिपेंडेंट हैं रोटेशनल कंपोनेंट्स ऑफ ओमेगा a। जब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई होंगी तो सिर्फ ये चीज़ अफेक्ट करेगी इसके साथ, ठीक है। और हम इसको विजुअल इंस्पेक्शन के ज़रिए और समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास a ट्रांसलेट करेगा, a के अंदर एक ट्रांसलेशन हो, तो इट विल अफेक्ट इन अ ट्रांसलेशन इन b, कोई इसमें रोटेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर a रोटेट करेगा तो b के अंदर एक रोटेशन आएगी। तो जो भी b का रोटेशनल कंपोनेंट है वो ओनली डिपेंडेंट है रोटेशनल कंपोनेंट ऑफ a के ऊपर, ठीक है। लेकिन इसके बरक्स जब हमारे पास a रोटेट करेगा तो उसकी वजह से b रोटेट भी करेगा और b ट्रांसलेट भी करेगा। इसके अंदर एक ट्रांसलेटरी मूवमेंट भी होगी, और अगर यहाँ पे एक रोटेशन है तो उसमें एक रोटेशन भी होगी। तो अगर a के अंदर एक रोटेशन होती है, पॉइंट a पर कोई रोटेशन होती है, तो उसके b पॉइंट पे दो इफेक्ट्स होंगे, एक b के अंदर एक ट्रांसलेशन आएगी और एक b के अंदर रोटेशन आएगी, ठीक है। अच्छा तो ये जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये बेसिकली लिंक कर रहा है, ये मोमेंट आर्म बन रहा है, इसको लिंक कर रहा है रोटेशन के साथ। रोटेशन इन ए जो है वो बी के अंदर जो ट्रांसलेशन इंड्यूस कर रही है
उनको लिंक करने के लिए ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या चीज़ है? ये एक 3x3 मैट्रिक्स है और इसकी जनरल फॉर्म ये होती है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ लेट्स से अ वेक्टर x, y and z is given by a square matrix। अगेन इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 0 माइनस z, y, z, 0 माइनस x, माइनस y, x एंड 0। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रांसलेशन ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a जो यहाँ पर गिवन था, ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट, ये एक 3 वेक्टर था, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे। तो इसको जब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी, ये जो यहाँ बनी हुई है, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो a और उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर उसको हम किसी वेक्टर b के साथ मल्टीप्लाई करें तो इट इज़ द सेम एज सेइंग दैट वी हैव टेकन द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ठीक है। तो ये समझ लें कि क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करने का एक कन्वीनियंट तरीका है कि आप बजाय क्रॉस प्रोडक्ट कंप्यूट करें, आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंप्यूट करके मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद रोटेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b विद अ नेगेटिव साइन, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमें b के अंदर जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो इससे हासिल हो जाएगा, ठीक है। इनके मल्टीप्लिकेशन के कॉम्बिनेशन से हमारे पास इसका जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है विच इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ a, वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला है, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी नहीं याद, लेकिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने केस के लिए, ठीक है। हमारा केस क्या था? हमारा केस ये था कि ये हमारा जनरल केस था कि हमारे पास जॉइंट J है और इसके दरमियान जितने लिंक्स हैं उनको हमने कंसिडर कर लिया कि वो रिजिड बॉडी हैं और एक एंड इफेक्टर हमारे पास है, ठीक है। और हम ये करना चाह रहे हैं कि हम जो वेलोसिटी ऑफ एंड इफेक्टर है विच इज़ ड्यू टू द वेलोसिटी ऑफ J वो कंप्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ J हमें गिवन है और वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर हम मालूम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पर डेवलप किया, ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर डेवलप किया, इसको हम यहाँ पर अपने केस के लिए जहाँ पे हमारे पास जॉइंट्स और एंड इफेक्टर हैं इसके लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मैट्रिक्स के अंदर अगर वैल्यूज़ प्लग इन करना शुरू करें तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ ऊपर लिख लेता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा नीट ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर आर जे एंड इफेक्टर, देखिए यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो रोटेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था। ए हमारे केस में जे है और बी हमारे केस में एंड इफेक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास रोटेशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू द एंड इफेक्टर, ये वाली टर्म यहाँ पर आ गई, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास टर्म आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ जो आनी है, दैट इज़ माइनस आर जे डबल ई टाइम्स द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जे
द ट्रांसलेशन ऑफ एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू जे, ये आ गया। यहाँ पे एक बड़ा सा ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पर एक रोटेशन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू द एंड इफेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। इस सारी चीज़ को हम डिलीट करके थोड़ा सा कोने में लिख देते हैं ताकि सिमेट्री आ जाए कि हमारे पास ये जो टर्म है वो इस जगह पर आ रही है और ये मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास एक वेक्टर के साथ, और वो वेक्टर हमारे पास जॉइंट वेलोसिटी है, जॉइंट स्पीड है। ठीक हो गया। और इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये हमारे पास वी जे है और वी एंड इफेक्टर हम कंप्यूट करना चाह रहे हैं। और वी एंड इफेक्टर को हम अगर वेक्टर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये भी हमारे पास एक 6 वेक्टर है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं वी ई, इसमें x डॉट, y डॉट, z डॉट, ओमेगा x, ओमेगा y और ओमेगा z, ये 3 ट्रांसलेशनल वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ गए और 3 रोटेशनल वेलोसिटी कंपोनेंट्स आ गए। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज़ इक्वल टू, इस बड़ी जो मैट्रिक्स है, इस बड़ी मैट्रिक्स को फ़िलहाल मैं लिखता हूँ कैपिटल वी जे के साथ, इज़ इक्वल टू वी जे मल्टीप्लाइड बाय दिस स्मॉल वी जे। ये कैपिटल वी जे ये बड़ी मैट्रिक्स लिखी है और स्मॉल वी जे ये वाली मैट्रिक्स लिखी है। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने की है, वो ये कि ये जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ द जॉइंट जे है, वी जे, स्मॉल वी जे, ये क्या है? ठीक है, इसको अगर हम सोचें कि हमारे पास जॉइंट, हमारे पास रेवोल्यूट है और रेवोल्यूट जॉइंट सिर्फ डीएच नोटेशन के मुताबिक सिर्फ लोकल जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो जे के अंदर सिर्फ एक तरह की मूवमेंट पॉसिबल होगी, दैट वुड बी अ रोटेशन अराउंड द लोकल जी एक्सिस, और कोई रोटेशन नहीं होगी। तो अगर मैं इसको फिल करूं यहाँ पर, इस वेक्टर को मैं यहाँ पे फिल करूं, तो इसके अंदर ये वाली सारी टर्म्स हो जाएंगी ज़ीरो। इसके अंदर कोई ट्रांसलेशनल वेलोसिटी नहीं होगी ऑफ इट्स ओन, और जो रोटेशनल पार्ट होगा उसके अंदर भी अराउंड एक्स कोई रोटेशन नहीं है, अराउंड वाई कोई रोटेशन नहीं है, और अराउंड जी जो रोटेशन है उसको हम क्यू डॉट कहते हैं, क्यू जे डॉट। जॉइंट जे है तो उसकी जो वेलोसिटी क्यू जे है, क्यू जे डॉट, वो वेलोसिटी सिर्फ अफेक्ट करेगी हमारे पास इस एंड इफेक्टर की वेलोसिटी को। अच्छा, अगर ये हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह जाए, यानी इसके अंदर ये 5 टर्म्स ऊपर की ज़ीरो हो जाएं वेलोसिटी ऑफ जे के अंदर, तो हम इस सारी इक्वेशन को रीराइट कर सकते हैं। हम इसको दोबारा लिख सकते हैं थोड़ा सा इस तरह से कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा कि ये वाला जो कंप्लीट मैट्रिक्स है 6 बाय 6 का, इन सारे एलिमेंट्स के ज़ीरो होने की वजह से इसका इफेक्ट क्या होगा कि इसका जो लास्ट कॉलम है, इसका लास्ट कॉलम सिर्फ वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा इन क्यू से। ठीक है, लास्ट कॉलम, बाकी सारी वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर हम लोग मैटलैब का सिंटेक्स लिखते के ज़रिए इसको रिप्रेजेंट करें तो हम ये लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज़ इक्वल टू कैपिटल वी जे
और मैंने कहा कि इसकी सारी रोज़ लेकिन लास्ट कॉलम, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का वी जे, जो कैपिटल वी जे बड़ी मैट्रिक्स थी, इसका सिर्फ लास्ट कॉलम वो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया और वो एक्सट्रैक्ट करके मैंने उसको रिप्रेजेंट किया इस तरह से। ये जो प्रोग्रामिंग नोटेशन है, हम लोग अगर मैटलैब में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होती है, उसके सारे कॉलम्स, उसके सारे रोज़ और उसका लास्ट कॉलम वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है अब एक स्केलर क्वांटिटी से, यहाँ पर क्यू जे डॉट से, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दिस जॉइंट जे। अब इसमें एक चीज़ नोट करने की है कि हमारे पास ये एक 6 वेक्टर है, 6 रोज 1 कॉलम, ये हमारे पास एक 6 वेक्टर है और ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि ये अभी तक हमने जो कुछ कंसिडर किया, ये कंसिडर किया एक जॉइंट के लिए, और इसकी वजह से जो मूवमेंट इंड्यूस होती है एंड इफेक्टर के अंदर जो वेलोसिटी आती है वो हमने कंप्यूट की। लेकिन असल रोबोट के अंदर तो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं और हर रोबोट, हर जॉइंट वो उसका कोई, उसकी मूवमेंट, उसकी वेलोसिटी अगर होगी तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट एंड इफेक्टर की वेलोसिटी पे पड़ेगा। तो मैथमेटिकली हम इसको सिंपली ऐड करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये चीज़ हमने जो यहाँ पर कंप्यूट की है, ये इफेक्ट ऑफ जॉइंट जे, द वेलोसिटी ऑफ जॉइंट जे ऑन द वेलोसिटी ऑफ एंड इफेक्टर, ये हमने इसका रिलेशनशिप निकाला है। तो अगर हम लोग बाकी सारे जॉइंट्स को भी कंसिडर करें तो सिंपली इनको हम ऐड अप कर सकते हैं, और उसको ऐड अप करके मैं यहाँ पर अभी लेफ़्ट साइड पर इधर लिखने लगा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नई बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी v0, जो कैपिटल v0 और इसका लास्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ जॉइंट 0, ठीक है। हमारे पास 0 से जॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं, तो जॉइंट 0, इसको मैं थोड़ा सा मिटा के ठीक कर लेता हूँ। ये हमारे पास जॉइंट 0 की वेलोसिटी है मल्टीप्लाइड बाय वो जो लास्ट कॉलम हमने एक्सट्रैक्ट किया था इस बड़ी मैट्रिक्स में से, वो आ गया, प्लस ये जॉइंट 0 का इफेक्ट हो गया। उसके बाद जॉइंट 1 का इफेक्ट आएगा इसी तरह से, इसके सारे रोज और इसका लास्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय जॉइंट वेलोसिटी ऑफ जॉइंट 1। सिमिलरली सो ऑन अप टू हमारे पास जो लास्ट जॉइंट होगा, अगर हम जॉइंट 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो दैट वुड बी n-1, तो vn-1, इसके अंदर सारी रोज़ लास्ट कॉलम एक्सट्रैक्ट किया और ये मल्टीप्लाई हो रहा है वेलोसिटी ऑफ द लास्ट जॉइंट इसके साथ। इस सारी चीज़ को हम एक समीशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समीशन i इक्वल्स टू 0 to n-1, और हम लिख सकते हैं vi और लास्ट कॉलम उसका एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने टाइम्स qi डॉट, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीका इसको लिखने का वो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है, उससे ज़रा चीज़ें हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। तो मैं इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म लिखने लगा हूँ इस सारे रिलेशनशिप को, कि VEE वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज इक्वल टू, एक बड़ा सा मैट्रिक्स हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर
यहाँ पे ये सारे कॉलम्स हमने कंपाइल कर लिए। ये जो एंटिटी है ये एक कंप्लीट वेक्टर है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये पूरा वेक्टर है, एक कॉलम वेक्टर है। एक कॉलम, दूसरा कॉलम हमारे पास v1 को इसी तरह हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसका लास्ट कॉलम। ये हमारे पास दूसरी वैल्यू, दूसरा कॉलम आ गया इस मैट्रिक्स का, सो ऑन। इसी तरह से चलते चलते हमारे पास लास्ट कॉलम आ जाएगा vn-1, और इसको भी हमने इसका लास्ट कॉलम एक्सट्रैक्ट कर लिया। अगेन दिस इज अ कॉलम वेक्टर, पूरा कॉलम है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम वेक्टर के अंदर ये सारी वैल्यूज़ Q0 की वेलोसिटी, Q1 की वेलोसिटी, सो ऑन अप टू लास्ट जॉइंट Qn-1 उसकी वेलोसिटी आ गई। ठीक है, यहाँ पर पहुँचकर अब अगर आप देखें कि ये कुछ जानी पहचानी सी फॉर्म आ रही है कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इज इक्वल टू दिस होल थिंग, होल मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय Q डॉट। ठीक है, ये हमारे पास याद होगा आपको, Q डॉट को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते थे। वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर को हम रिप्रेजेंट पहले करते रहे x डॉट से, अभी हमने थोड़ा सा डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ली है, उसकी वजह भी डिस्कस करेंगे। और ये जो मैट्रिक्स अभी आई है हमारे पास, ये हमारे पास जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया है, और ये हमारा न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट है जैकोबियन का, जो हम पहले कंप्यूट करते रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस रिलेशनशिप को इस तरह से लिख सकते हैं कि velocity of the end effector is equal to j q डॉट। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने देखा था कि जब कार्टेशियन कंट्रोल हमने देखना शुरू किया था तो हमने लिखा था कि x डॉट इज इक्वल टू p टाइम्स डेल्टा x, और x डॉट जो था वो एक्सप्रेस हो रहा था हमारे पास बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन x डॉट एंड v डबल ई। ठीक है, हमने रिलेशनशिप निकालना है x डॉट और v डबल ई जो अभी हमने निकाला, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमने देखना है। ठीक है, तो अगेन जो चीज़ हमें गिवन है वो ये है कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम हमें गिवन है, और ये ट्रांसफॉर्म हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, और इसके अंदर एक रोटेशनल पार्ट है और इसके अंदर एक ट्रांसलेशनल पार्ट है। और ये हमारे पास एक होमोजेनियस ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स की सूरत में ये ट्रांसफॉर्म हमें गिवन है फ्रॉम बेस टू द एंड इफेक्टर। ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ द एंड इफेक्टर, पोज ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस, वो हमें इस फॉर्म में गिवन है। तो अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये जो v डबल ई है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इन इट्स ओन कोऑर्डिनेट फ्रेम। ठीक है, और x डॉट जो है ये वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इन बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम है। ठीक है, x इज वेलोसिटी ऑफ एंड इफेक्टर इन द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम x डॉट,
और VEE ये वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर है इन इट्स ओन कोऑर्डिनेट फ्रेम। इनका जो आपस का रिलेशनशिप है वो हम लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला इस तरह से, ठीक है, कि VEE इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो 6x6 की मैट्रिक्स है, और ये हमें रिलेट कर रही है वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर को टू द वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर इन इट्स ओन कोऑर्डिनेट फ्रेम, ठीक है। VEE this matrix multiplied by this matrix multiplied by x dot, ठीक है। तो अगेन x dot क्या है? दिस इज वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम, और हमने जो चीज़ निकाली थी VEE वो रिलेट होती है x dot के साथ वाया दिस मैट्रिक्स, ठीक हो गया। तो अब जब हमें कार्टेशियन कंट्रोल का प्रॉब्लम गिवन होगा तो किस तरह से उसको क्या चीज़ गिवन होगी और किस तरह से उसको अप्रोच करना है उसको समराइज़ कर लेते हैं। कि सबसे पहले हमें एक डेल्टा एक्स गिवन होगा कि हम चाहते हैं कि एंड इफेक्टर को हम मूव करें अ सर्टेन डिस्टेंस, ठीक हो गया। और डेल्टा एक्स गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम। हमने ये इक्वेशन यूज़ करते हुए एक एक्स डॉट एक एंड इफेक्टर की वेलोसिटी कंप्यूट कर ली इन द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम, जिस वेलोसिटी से हम एंड इफेक्टर को मूव करवाना चाहते हैं टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन एंड पॉइंट, ठीक है। और उसके लिए हमने एक सिंपल जिस तरह प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है उस तरह से एक प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की तरह से इसकी वेलोसिटी हमने हासिल कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, एक्स डॉट से फिर हमने कंप्यूट किया VEE, ठीक है। VEE हमने कंप्यूट किया, उसके लिए हमने ये सारा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क यहाँ पर डेवलप किया, ठीक है। कि हमारे पास ये सारा मैथमेटिकल फ्रेमवर्क था जो हमें बता रहा था कि वेलोसिटी ऑफ द एंड इफेक्टर किस तरह से निकल सकती है गिवन जॉइंट वेलोसिटीज़, सही। तो जो अब क्या स्टेप्स हमने ले रहे हैं, अगर हमें ये चीज़ गिवन है कि हम अपने रोबोट के एंड इफेक्टर को मूव करना चाहते हैं डेल्टा एक्स, ठीक है, ये चीज़ गिवन है, और डेल्टा एक्स हमें गिवन है विद रिस्पेक्ट टू द बेस कोऑर्डिनेट फ्रेम, और हम इंटरेस्टेड हैं जॉइंट वेलोसिटीज़ कंप्यूट करने में, ठीक है। क्योंकि अपने रोबोट को की जॉइंट वेलोसिटीज़ कंप्यूट करके ये कमांड भेजनी है अपने रोबोट को कि फ़लाँ जॉइंट को इस वेलोसिटी से मूव करो। हम जॉइंट वेलोसिटीज़ निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि वी आर गिवन डेल्टा एक्स, इससे हमने निकाल लिया एक्स डॉट यूजिंग दिस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर टाइप रिलेशनशिप, ठीक है। हमने एक्स डॉट निकाल लिया, एक्स डॉट से हमने VEE निकाल लिया। VEE निकालने के लिए हमारे पास ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन थी। इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमने एक्स डॉट से VEE निकाल लिया। जब हमारे पास VEE निकल आया, फिर हमने आगे सारी कंप्यूटेशंस जो देखी थी उनको करके हमने रिलेशनशिप निकाल लिया VEE और जॉइंट वेलोसिटीज़ का, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली जैकोबियन निकल आया। इस सारे मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन से क्या हुआ कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स था न्यूमेरिकली, ये हमने जैकोबियन कंप्यूट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हमने जॉइंट वेलोसिटीज़ फाइंड करनी है। जॉइंट वेलोसिटीज़ फाइंड करने के लिए जाहिर बात है कि हमें इस जैकोबियन का इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियोस जो हैं उसके अंदर हम इस जैकोबियन का इन्वर्स लेना उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और उनको हम किस तरह से रिजॉल्व करते हैं।